बैच का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आज वैसे तो नहीं, हाँ 2 बजे से चल रहे हैं। पहले नीरज सर, फिर नवीन सर। आज की जो ये मैथ्स की क्लास है ये थोड़ी सी लेट हुई है 15 मिनट। रीज़न ये है कि नवीन सर की क्लास थोड़ी सी लेट ख़त्म हुई है। कल से ऐसा नहीं होगा, उनकी क्लास जो है वो टाइम से ख़त्म होगी और जो ये क्लास है आपकी ये बिल्कुल टाइम से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम में अभी आपके 2 महीने हैं ऑलमोस्ट, और ये 2 महीने को आपको 2 महीने ही रखना है या 4 महीने 6 महीने में बदलना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो एग्जाम्पल सेट करने वाले और एक एक्सक्यूज बनाने वाले। आज से ही डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम्पल सेट करना है या एक्सक्यूज बनाकर और एक्सक्यूज बनकर रह जाना है। एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो को ये लगता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, या तो एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, पेपर हार्ड था, और फिर वो सिलेक्शन तक तरह तरह की वीडियो देखते रहेंगे इधर उधर। कट ऑफ मान लो किसी के 50 नंबर है, तो वो तब तक यूट्यूब पर सर्च करेंगे जब तक उनकी ऐसी कोई वीडियो ना मिल जाएगी जो जिसने 50 पे कट ऑफ लगा रखी हो। ऐसे बच्चों में अगर आपको रहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे में रहना है कि एक बार हम लोगों ने तैयारी करी और उठाकर 80% नंबर ले आए, 80-90% नंबर ले आए, और वीडियो वीडियो देखना सब बंद, भाई मेरा नहीं होगा ना तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये वाला एटीट्यूड और ये वाला कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा बच्चे। दिन रात एक करेंगे तभी जाकर ये कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो एवरेज और बिलो एवरेज में रहोगे तो आपकी फाइनल कट ऑफ तक दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट जो आज से आपके चले हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिर रीजनिंग का, कुछ भी छोड़ देना, ये प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना, क्योंकि फाइनली जब आप एग्जाम देकर निकलोगे ये प्रैक्टिस सेट आपके दिमाग में रहेंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हमारा प्रैक्टिस सेट ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास 15 मिनट लेट है। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज में मैंने 40 प्रैक्टिस सेट को फोकस किया है। टारगेट हमारा जो है 40 प्रैक्टिस सेट का रहेगा आपके एग्जाम तक, या तब भी जब भी हमारे 40 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। इस सीरीज में मैं आपको केवल 40 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ्स आप सभी लोगों का अच्छा है, आप कहेंगे सर 800 क्वेश्चंस हमारे पास हो जाएंगे, 800 सवाल होंगे, और ये 800 सवाल मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी मेरा फुल अनुभव है, फुल एक्सपीरियंस है, सबको भोग दूंगा इस 40 प्रैक्टिस सेट में, और एक एक सवाल इस तरीके से सेट करूंगा कि ये सवाल एग्जाम में बनेगा। और अगर मैं अपने फुल एक्सपीरियंस से अगर 800 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं तो 20 क्वेश्चन उनमें से फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी का बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, हवाई किले नहीं बना रहा हूं, हर एग्जाम का, हर लेवल का एक्सपीरियंस। मैं जानता हूं कि एसएससी किस एग्जाम में किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर जो वर्कशीट अवतार बैच में आप लोगों ने आपने कराई है उसका सॉल्यूशन के लिए मैंने कुछ सोचा है। यहाँ पर जो हम 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन है ना आपकी वर्कशीट के भी ऐड करूंगा, और उसमें नीचे बाकायदा लिखा रहेगा कि ये इस तारीख की और इस चैप्टर की वर्कशीट। बाकी भी वर्कशीट के सवाल में आपको प्रॉब्लम आई हो, इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद जो आपका वो खुलेगा ना, कमेंट बॉक्स खुलेगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर ये क्वेश्चन इस वर्कशीट का इस डेट का है, इसे भी आप इंक्लूड कर लो। तो मैं किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में ना भाई उसे जरूर इंक्लूड कर लूंगा, आप उस चीज से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है बच्चे, तो एक बार अगर मेरी वॉइस क्लियर है, सब कुछ ओके है, तो मुझे थम्स अप करके आप लोग बताइए, है ना। एक बार बच्चे थम्स अप करके मुझे बताएंगे क्या सब कुछ क्लियर है सभी लोग। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी हमारा प्रैक्टिस सेट 45 से 50 मिनट के आसपास का रहेगा, और 45-50 मिनट में सवालों को करके हम अलग हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 1 सवा घंटे आपको खींचूंगा 20 सवालों में, नहीं।
आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपका जो पेपर है वो सेट किया है। चाहे वो क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, वो ट्रिकी भी हो सकता है और वो लेंदी भी हो सकता है, लेकिन उसको करने के तरीके हमारे अलग अलग रहेंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए बच्चे, सवाल नंबर 1 है 22.4 और इसके ऊपर बार प्लस 11.567 और जो ये बार है ना ये केवल 6-7 के ऊपर है, माइनस 33.5 और जो ये बार है ये 9 के ऊपर है। आप मुझे एक बात बताओ, बार का क्या मतलब होता है? बच्चे, बार का मतलब होता है किसी भी संख्या का, जिस संख्या के ऊपर बार लग रहा है ना उस संख्या का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन, इनफाइनाइट टाइम्स। मैं आपको इन सवालों के वो तरीके बताऊंगा जो एग्जाम में लगेंगे और कम से कम समय में सवाल होगा। यहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच सीखेंगे सवालों की, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 22.4 बार को क्या बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं 22.4 और 4 बार का मतलब क्या है? इनफाइनाइट टाइम्स 4 को लिखा जाएगा। तो 4 को इनफाइनाइट टाइम्स तो देखो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन 6-7 बार जरूर लिख दो, 6-7 बार लिख दो। अभी बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। फिर है 11.5 और यहां पर बार है 6-7 के ऊपर, तो रिपीटिशन जो होगा वो 6-7 का होगा केवल। तो 6-7 को भी 6-7 बार लिख दो। फिर है आपका 33 पॉइंट कितना 5 और बार जो है बच्चे वो केवल 9 के ऊपर है। और ये आप देखना हर बार के सवालों में ये चीज अप्लाई होगी, बुक से उठाना और करके देखना। बच्चे यहां पर क्या करना है, पहली दो संख्या को तो प्लस किया जा रहा है और तीसरी संख्या को माइनस किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें पहली दो संख्या को तो प्लस किया जा रहा है और तीसरी संख्या को माइनस। क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। पहली दो संख्या को जोड़ो और तीसरी संख्या माइनस कर दो। तो 7 और 4 11, 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10 में से 9 गया 1, 5 और 4 9, 9 में से 5 गए 4 और भैया 22 और 11 33 में से 33 गया 0। देखो यहां पर आंसर आ चुका है, आपका आंसर होगा 0.4 और रिपीटिशन किसका है 12 12 12 का। तो भाई जो बार है ना वो 12 के ऊपर लग जाएगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बस एक बात आपने देखनी है कि जिस संख्या के ऊपर बार है ना वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी, तो उसको 6-7 बार लिख लो और पीछे से जोड़ते घटाते आए। जिस तरीके से कह रहा है, पहली दो को जोड़ा तीसरी को माइनस कर दिया, तो पहली दो को जोड़ा तीसरी को माइनस कर दिया, करते आए करते आए करते आए, पता चला 12 संख्या रिपीट हो रही है, तो 12 के ऊपर बार लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 2, जल्दी से आंसर बताएंगे। लेवल की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना, हर प्रैक्टिस सेट में मैं वही लेवल रखूंगा जो आपके एग्जाम में आया है अब तक। हर एग्जाम का एनालिसिस करके और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में क्या लेवल रह सकता है, इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो भी मैं कराऊं उसे सीरियसली और बिल्कुल ध्यानपूर्वक करते रहना। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा, हाँ इसकी पीडीएफ, बोर्ड की पीडीएफ चाहिए ना, मिल जाएगी। सब कुछ थाली में परोसा हुआ चाहिए तुम लोगों को, चलो मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ में रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप सभी के फोन में डाउनलोड होगी, उसमें फ्री पीडीएफ और नोट्स का जो फोल्डर है उसमें मैं इसकी बोर्ड पीडीएफ रोज डलवा दिया करूंगा। ठीक है बच्चे, चलो सवाल क्या है दूसरा कि p प्लस 1/p का स्क्वायर बराबर 4 है, तो आपको बताना है क्या p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। ओके, तो आपको दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है p प्लस 1/p और इसका स्क्वायर बराबर कितना है भाई 4। तो यहां से मैं कह सकता हूं p प्लस 1/p कितना होगा अंडर रूट ऑफ 4।
और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। अब आंसर बताने से पहले मैं दो चीज आपको लिखवाऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे ना सवाल से रिलेटेड। तो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताने वाला हूं, देखिए जरा गौर से। अगर आपके पास कहीं a प्लस 1/a बराबर 2 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a की वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी है? 1। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इनको, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो आप, ठीक है। और अगर कहीं आपको मिल जाए कि a प्लस 1/a बराबर माइनस का 2, यहां तो 2 था, अगर यहां माइनस का 2 मिल जाए तो इसका मतलब है a बराबर -1। a बराबर कितना? -1। किसी ना किसी सेट में इस पर भी मैं एक सवाल जरूर रखूंगा, तो वहां आपका आंसर तुरंत आना चाहिए बच्चे। अब यहां पर मुझे मिला कि p प्लस 1/p बराबर कितना? 2। तो p का मान कितना हो जाएगा? 1। भाई p की वैल्यू आप 1 रखोगे तभी तो 2 मिलेगा आपको, है ना। आपसे क्या पूछा है? p क्यूब प्लस 1/p क्यूब, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। और आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जरूर ध्यान रखना, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया आज का। चलिए, ये सवाल परसेंटेज वर्कशीट जो कि डेट है 29/9/2023, ये परसेंटेज वर्कशीट का सवाल है। जिन लोगों को डाउट है वो देखते रहना। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने वर्कशीट लगाई है अवतार बैच की, किसी भी वर्कशीट के किसी भी सवाल में दिक्कत आई है तो ये क्लास जब कंप्लीट हो जाए ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन होगा, उसमें वो वर्कशीट के चैप्टर का नाम, कि टाइम एंड वर्क है, पाइप सिस्टम है, जो भी है, और डेट जरूर लिख देना कि इस डेट की ये वर्कशीट का ये क्वेश्चन नंबर है, इसे सर ऐड कर लेना। अगर मुझे लगा कि ये ऐड करना चाहिए तो मैं उसको जरूर ऐड करूंगा। आपके सारे डाउट्स इस प्रैक्टिस सेट में क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो, खर्चे में 10% की वृद्धि हो, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब यहां सवाल बनता है किसका? बच्चे यहां बनता है आय, खर्च और बचत का। किस किस का बनता है? आय, खर्च और बचत का। तो तीनों चीज मैं यहां पर लिखूंगा, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, ठीक है। सवाल को जितने आराम से समझोगे, जितने रिलैक्स होकर समझोगे, एग्जाम में उतनी ही स्पीड से उसे सॉल्व करोगे। ये एक्सपीरियंस्ड चीज, अनुभव वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। जितना आराम से कॉन्सेप्ट समझोगे उतनी ही डबल स्पीड से एग्जाम में कर जाओगे। अगर समझने में हड़बड़ी करोगे ना, तो कभी भी एग्जाम में उसे स्पीड से कर ही नहीं पाओगे। ये चीज नोट कर लो, ठीक है। तो 33 सही 1/3% का भाई फ्रैक्शन होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। सवाल ने कहा अपनी आय का इतना बचत करता है। बच्चे यानी कि अगर मैं कहूं कि उसकी आय 3 यूनिट है तो उसने 1 यूनिट बचत की है। बच्चे अगर वो 3 रुपए कमाता है तो 1 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 2 रुपया। भाई आप 3 रुपए कमाते हो, 1 रुपया बचाते हो, तो खर्च कितना करते हो? आप करते हो 2 रुपया खर्चा, ठीक है। अब यहां फोकस करो, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए आय, खर्च और बचत का, तो उसमें हमेशा 2-2 जीरो लगा दिया करो, हमेशा 2-2 जीरो तीनों में। क्यों? क्योंकि आगे हमसे परसेंटेज वृद्धि या कमी की बात जरूर करेगा। देखो कि उसने उसने कहा कि यदि बचत में 22% की वृद्धि, इसमें बचत में 22% की वृद्धि। बच्चे बचत अगर 100 रुपया है तो वृद्धि कितनी हो गई? 22 रुपया की, है ना। 100 का 22% 22 होता है। अगर खर्चे में 10% की वृद्धि, बच्चे इसमें जरा 10% की वृद्धि बताना कितनी होगी? भाई इसका 10% होता है 20, इसका 10% कितना होता है? 20 होता है। अब आप मुझे बताओ आय में कितनी वृद्धि होगी? खर्च, खर्च प्लस बचत को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 की वृद्धि,
है ना भाई। ये आप जानते हैं क्या कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, होता है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनकम मिल जाएगी कि आय में कितनी वृद्धि, 42 की, और कितने पर, 300 पर, और इनटू 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 से 0 खत्म और 3 से जाएगा तो 14%। और ये आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया, वर्कशीट का सवाल था ये, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा, जल्दी से आंसर बताओ। एक्स्ट्रा बात करने का ना टाइम आपके पास होना ही नहीं चाहिए। मैं कहूं कि कुछ भी हो जाए, सवाल से फोकस नहीं हटना चाहिए। एग्जाम में आपने देखा है ना एक चीज, कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम शुरू हुआ, हमारी गर्दन ऐसे भी नहीं हिलती है। अगर हम सीरियस स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छे से हमने तैयारी करी है, तो हमें पता चलता है एग्जाम शुरू हुआ और जब खत्म होता है तभी ऐसे करते हैं, यार क्या चल रहा है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है, आपका फोकस आपके एग्जाम पे है। तो हर प्रैक्टिस सेट पे आपका फोकस एग्जाम की तरह रहेगा, तो बहुत सारी चीजें आप नई सीख कर जाओगे। देखो सवाल में उसने बोला है कि 40x² 40x² बराबर 234 734 734 का स्क्वायर माइनस 234 का स्क्वायर, 234 का स्क्वायर। अब ये सवाल देख कर ना थोड़ा सा लगेगा कि यार 734 का स्क्वायर कैसे निकालें और 234 का स्क्वायर कैसे निकालें, लेकिन यहां से मुझे एक हिंट मिल गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a² माइनस b², और इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बहुत कुछ ना कुछ तो हर सवाल में छिपा होगा जो आपको सिखा कर जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ऐसे करेंगे, स्क्वायर वगैरह नहीं निकालेंगे। तो ये कितना आएगा बच्चे, 40x² बराबर, एक बार तो जोड़ दो, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 7 2 9, और एक बार घटा दो, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है भाई। देखो ये जाएगा 0 से तो 0 गया, 4 से जाएगा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, और 0 यहां पर आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 5 दूनी 10 और 2 12। तो x² कितना आ गया, इतना आ गया। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा √12100। बस ये करना है आपने। अब एक चीज देखो, यहां पर मैं जानता हूं कि अगर अंडर रूट के अंदर 2 जीरो है, एक जीरो बाहर निकल आएगी, और 121 का रूट क्या होता है, 11 होता है। x कितना मिलेगा बच्चे, x मिलेगा 110। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब यहां पर सवाल देखते ही अगर जिसके दिमाग में आया ना तो 734 का स्क्वायर कैसे करें, आपको पढ़ने की जरूरत है, बेसिक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जिसके दिमाग में अगर ये स्ट्राइक हो गया यार यहां तो a² माइनस b² बनेगा, बच्चे आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, कीप गोइंग, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। सवाल नंबर 5 जरा देखते हैं। शम्स ने 4000 रुपए का निवेश किया प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है, 10%। n वर्षों के बाद शम्स को रुपए 1324 अधिक प्राप्त हुए ब्याज के रूप में। तो n का मान बताना है क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अभी हमने बैच में पढ़ा नहीं है, बस जस्ट शुरू होने वाला है 2 4 5 दिनों में। जब आपको मैं वो पढ़ाऊंगा ना चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तो आपको डर लगता होगा, आपके सीनियर्स वगैरह ने बताया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कैलकुलेशन होती है। पढ़ लेना, सबसे पहले इन्हीं सवालों को करोगे। चीजें करने के तरीके होते हैं, आप चीजों को, आपने 10th क्लास में ये सारे सवाल पढ़े हैं, क्या इन्हीं तरीकों से पढ़े थे जो अब पढ़ रहे हो आप, नहीं। कॉपी का पेज भरते थे आप, लेकिन यहाँ 4 4 लाइन में समेट रहे हो सवाल को, है ना। तो चीजों को करने के तरीके होते हैं और वो तरीके हम जरूर सीखेंगे। देखो शम्स ने 4000 रुपए निवेश करे हैं बच्चे, कितने, 4000 रुपए। सवाल ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 10%। फिर कहता है n वर्ष के बाद, हमें नहीं पता कितने वर्ष के बाद, लेकिन ब्याज के रूप में 1324 रुपए मिले हैं।
ब्याज के रूप में कितना मिला है? आप कहेंगे सर 1324 रुपए। आपसे पूछ रहा है बताओ n का मान क्या होगा। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। बच्चे, ब्याज कितना मिला है? 1324। मूलधन कितना है? 4000। रेट कितना है? 10%। लेकिन टाइम हमें नहीं पता, उसने बोल दिया n वर्ष, और n का ही मान बताना है क्या होगा। आप एक काम करो, ब्याज बताओ कितने परसेंट है। यहां तो आपको ब्याज रुपए में दिया हुआ है और मूलधन आपके पास है। अगर मैं आपसे कहूं ब्याज कितना परसेंट है, कितना परसेंट ब्याज जो 1324 है ये होगा, तो आप कहेंगे सर 1324 बटे मूलधन कितना है? 4000 और इंटू 100। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं ब्याज निकाल रहा हूं परसेंट में। ब्याज निकाल रहा हूं बच्चे परसेंट में। ये ब्याज कितने परसेंट होगा? आप कहेंगे सर 1324 बटे 4000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 धाम 40, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और 331 बटे 10 होता है 33.1%। और जिस बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है वो जानता है कि अगर रेट 33.1% है ना, और ब्याज की दर अगर 10% है, तो समय कितना होगा? समय होगा 3। क्योंकि रेट अगर 10% है तो 3 साल का ब्याज ही 33.1% होता है। ये भी अगर आप तरीका नहीं करना चाहते, ये भी तरीका बच्चे अगर आप नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बता देता हूं फिर दूसरा तरीका क्या है। देख लो ये वाला तरीका आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपने पढ़ा होगा ये तरीका। दूसरा तरीका देख लो कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बनाना है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। बच्चे मूलधन कितना है? 4000। मिश्र धन क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 5324, है ना। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर ही तो मिश्र धन मिलता है। इनका रेशियो ले लो, और इनका रेशियो लोगे तो कितना आएगा भाई? 4 से जाएगा 1000 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4। रेशियो बन गया 1000 और 1331। अब अगर उसने कहा 10%, तो बच्चे 10% का मतलब होता है 10 से 11। 10 से 11 होता है ना मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। तो क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब कह सकता हूं? और 1331 का मतलब होता है 11 का क्यूब। तो जो क्यूब है ना, जो ये पावर होती है बच्चे, जो ये पावर होती है, यही वर्षों की संख्या होती है। यही क्या होती है? वर्षों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल नंबर 6 आपके सामने ये रहा। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। लेवल बिल्कुल मेंटेन करके रखा है, एग्जाम वाली, जस्ट एग्जाम वाली फील आएगी आपको ये प्रैक्टिस सेट करके। आपको आसान से आसान सवाल भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और एक आध सवाल आपको, 2 एक सवाल ही अच्छे बनते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सवाल देखिए। शांत जल में एक नाव की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 4 घंटे और 3 घंटे में तय की जा सकती है। नदी की गति ज्ञात करो। पानी के बहाव जो है ना, उसकी स्पीड आपसे पूछी। चलो बच्चे एक बात बताओ मुझे, यहां उसने नाव की चाल दी हुई है कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये नाव की चाल है ना भाई। उसने बोला है ना शांत जल में नाव की चाल इतनी है। अब कह रहा है कि वो धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम एक निश्चित दूरी। निश्चित दूरी से आप क्या समझते हो? जितनी दूरी वो अप स्ट्रीम प्रतिकूल गया है, उतनी ही दूरी वो डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल गया होगा। अब कह रहा है कि भैया अप स्ट्रीम जाता है 4 घंटे और डाउन स्ट्रीम जाता है 3 घंटे, यानी कि प्रतिकूल वो 4 घंटे गया और अनुकूल गया है वो कितना? 3 घंटे। अनुकूल गया है वो 3 घंटे, और आपसे कह रहा है नदी की गति बताओ क्या होगी, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, नदी की गति को मैं W मान लेता हूं। W किलोमीटर
पर आवर, नदी की गति को। तो जब वो 4 घंटे प्रतिकूल जाएगा तो भैया दूरी कितनी होगी, 20 माइनस डब्लू और गुणा 3, है ना भाई। क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी का मतलब क्या होता है, चाल गुणा समय। और यही दूरी वो डाउन स्ट्रीम कितना जाएगा, 20 प्लस डब्लू, और समय कितना है, समय कितना है आपका 3 घंटे, सॉरी ये 4 घंटे है ना भाई, ये 4 घंटे है। को 4 घंटे कर लेना और इसको 3 घंटे कर लेना, बस यहां से डब्लू का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये प्रतिकूल की दूरी, ये अनुकूल की दूरी, दोनों को बराबर कर दिया, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, आपका आंसर आ गया। 4 की गुणा करेंगे कितना जाएगा, 20 चौके 80 माइनस 4 डब्लू बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 3 डब्लू। ये माइनस का 4 उधर जाकर 7 हो जाएगा 3 के साथ जुड़ के, और ये घटेगा तो 20। बच्चे यहां से डब्लू कितना आ गया, डब्लू आ गया 20/7 किलोमीटर पर आवर, और यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था ना। यस, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। नहीं, रेशियो मेथड अभी नहीं बताऊंगा आपको, है ना, आज फर्स्ट क्लास है, बत्ती जल जाएगी दिमाग की अगर रेशियो मेथड बताऊंगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट समय का होगा, या फिर जो समय का होगा अपोजिट चाल का होगा, वो किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर बताऊंगा आपको मैं इसी सवाल का, ठीक है। ये सवाल करो, क्रॉस मेथड का नाम सुने हो, सुने हो कि नहीं। आप कहेंगे सर सुने हैं, क्रॉस मेथड का नाम काहे नहीं सुने हैं, लगाओ आंसर आएगा, 100% आएगा आंसर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वर्कशीट 15/11/2023 का सवाल है ये, है ना भाई। तो ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 रुपए बचाते हैं। यदि बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है तो बताओ ए और बी की कुल आय क्या होगी, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। चलो देखो, आय का रेशियो क्या है बच्चे, इनकम का रेशियो है आपका 7:5। अब उसने कहा इतने इतने रुपए तो बचाए हैं। खर्चे के बारे में क्या बोला है, उसने कहा कि जो बी का खर्चा है ना वो ए के खर्चे का आधा है, यानी कि मैं अगर 100 रुपए खर्च करता हूं ना तो तुम आधा खर्च करते हो, 50 रुपए खर्च करते हो, आधा। अगर मैं 2 रुपया खर्चा करता हूं तो तुम कितना करते हो, 1, कितना, 1। तो बी का खर्चा ए का आधा, यानी कि अगर बच्चे मैं खर्च की बात करता हूं तो अगर ए 2 रुपए खर्च करता है तो बी कितना करेगा, 1। और बचत के बारे में क्या बोला है प्यारे भाई, बचत बोला है इसने 4,000 बचाए और दूसरे ने 3,500 बचाए, दूसरे ने 3,500 बचाए। क्रॉस मेथड लगाओ, सवाल का आंसर ना दौड़ता हुआ आएगा आपके पास, दौड़ता हुआ, ठीक है। तो जल्दी से गुणा करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 7 एकम 7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 5 दूनी 10, और दोनों का डिफरेंस कितना, 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3,500 गुणा 2 7,000, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आएगा 4,000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3,000। ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, तो 3 यूनिट का मान 3,000, 1 यूनिट का मान 1,000। बच्चे आपसे पूछा क्या है जरा देखना बताना मुझे, आपसे पूछा है ए और बी की कुल आय। बच्चा कुल आय कितनी है, 7 और 5 12 यूनिट, और 12 यूनिट का मान कितना होगा, 12 गुणा 1,000। आंसर आया ना दौड़ते हुए, आया कि नहीं, 12,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहां पर कौन सा मेथड है, इस मेथड का नाम है क्रॉस मेथड। बहुत ज्यादा तरह के सवालों में ये मेथड यूज किया जाता है, बड़े बड़े जंगलों में ये मेथड नहीं मिलता है, छोटे छोटे जंगलों में मिल जाता है। पीडीएफ मिल जाएगी, एक काम ना किया करूं, पहले प्रैक्टिस सेट से पहले एक दिन पहले उसको सॉल्व करके और आपकी एप्लीकेशन पे दे दिया करूं, फिर अगले दिन उसे सॉल्व कराया करूं। पीडीएफ पीडीएफ मतलब हद कर रखी है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं उससे मतलब नहीं है।
ये मतलब नहीं है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, ये मतलब है हमें तो कि योगी जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे। अरे भाई पहले 2024 के इलेक्शन तो होने दो। 2028 2032 के इलेक्शन की बात पहले कर रहे हो यार, हद हो गई। ए रेशियो बी 1 2 है, बी रेशियो सी 6 7 है, सी रेशियो डी 5 6 है, और डी रेशियो ई 2 3 है, और आपसे कह रहा है ए बी सी डी ई। बताओ क्या होगा। कोई तरीका नहीं लगाना है, कोई मैट्रिक्स मेथड नहीं, कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं, कोई क्रॉस मेथड नहीं। आपका सवाल आएगा बिना पेन उठाए, देखना बिना पेन उठाए आएगा कैसे, बस आपको सामने देखना है कैसे। आपको पता है ए और बी सवाल में कितना दिया हुआ है, 1 2। पेन नहीं उठाऊंगा मैं, उंगली से काम चलाऊंगा ऐसे। देखो पेन तो ये रहा दूसरे हाथ में, है ना। ए रेशियो भी कितना है, 1 2। मेरे जो आंसर है ना उनमें ए रेशियो बी 1 2 होगा, और अगर नहीं होगा वो ऑप्शन काटते जाओ, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी कितना है, 1 2। ऑप्शन से चेक करेंगे 15 और 30 का रेशियो कितना है, 15 और 30 का रेशियो है 1 रेशियो 2। पेन का यूज नहीं किया मैंने, इसका यूज कर रहा हूं मैं। 15 और 35 का रेशियो क्या 1 2 बन सकता है, नहीं, ये ऑप्शन हटा दो। 16 और 30 का रेशियो कभी 1 2 बनेगा, काट के देख लो, नहीं बनेगा। क्या 15 और 30 का रेशियो 1 2 बनेगा, यस। तो दो ऑप्शन तो मैंने एटलीस्ट हटाए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बी रेशियो सी कितना है, 6 7। इन दो ऑप्शन को ही चेक करना है बस। बच्चे डी ऑप्शन में देखना जरा, बी रेशियो सी, क्या 30 और 37 का रेशियो कभी 6 7 बनाकर देगा आपको, नहीं। ए ही ऑप्शन सही है, सी डी डी ई की जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की। कभी भी ऐसा सवाल आपके पास आए कि जहां ए बी बी सी सी डी ऐसा दिया हो और आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछे, कोई जरूरत नहीं है मैट्रिक्स वगैरह लगाने की, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बाकी भी तो सवाल हैं। तो आप रेशियो देखो, ऑप्शन से चेक करते जाओ, जो ऑप्शन नहीं है उसे काटते जाओ, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। आगे का चेक करने की जरूरत भी नहीं, आगे का चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, टाइम एंड वर्क वर्कशीट नंबर 29/11/2023। पता है, देखो प्रैक्टिस सेट से बच्चे आपको फायदा क्या होगा, मेरी बात सुनो। प्रैक्टिस सेट से आपको फायदा होगा कि आपने जो भी अब तक पढ़ा उस सबका मिसलेनियस रिवीजन होगा, आपका विविध रिवीजन होगा, और बहुत फायदा मिलता है प्रैक्टिस सेट से, बहुत ज्यादा। हमको पता नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है, लेकिन हम तैयार रहते हैं। और ये माइंडसेट आपकी अगर बन गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा मैं कर लूंगा, भाई चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, आपका माइंडसेट तैयार रहेगा हमेशा। अगर चीजें चैप्टर वाइज पढ़ते जाओगे ना तो आपका माइंड उस लेवल का तैयार ही नहीं हो पाएगा। भाई एग्जामिनर चैप्टर वाइज थोड़ी क्वेश्चन सजा के देगा आपको, वो तो रैंडम देगा। उसके लिए हमें तैयारी भी रैंडम तरीके से करनी होगी, है ना भाई। तो सवाल है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाएगा। बताओ मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए। क्या आपने एक तरीका पढ़ा है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 MDH का चाट मसाला वाला पढ़ा है कि नहीं, फॉर्मूला, मूछ वाला ताऊ जो चाट मसाला बेचता है अपने फोटो लगा के, वही MDH वाला है ना। और यहां से एक तरीका मॉडिफाई होकर बनता है, जब केवल व्यक्ति और दिनों की बात हो रही हो, काम की और घंटे की बात नहीं हो रही हो, तो फॉर्मूला बनता है M1 D1 बराबर M2 D2। ये फॉर्मूला यहीं से मॉडिफाई होकर बना है। उसने कहा कुछ आदमी, कितने आदमी थे बताओ, आंसर बताओ, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। तो आप कहेंगे 2। अब 2 का जमाना नहीं है, अब तो मामला अपडेट हो चुका है, अब अपडेट हो चुका है, अब 2 नहीं है,
अब तो एनिमल मूवी जिसने देखी है वो जानता है कि आदमी तो 300 थे। कितने थे? आदमी तो 300 थे जिनको उसने मशीन से उड़ाया था, है ना। तो मान के चलेंगे कि आदमियों की संख्या ए है। अर्जन वैली चल रहा है ना आजकल। तो आदमियों की संख्या ए है। बच्चे दिनों की संख्या कितनी है? उसने कहा 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में। तो M1D1 कितना हो गया? A गुणा डी बराबर M2। वो कह रहा है कि अगर 8 आदमी और लगा दिए जाएं, अगर 8 आदमी और लगा दिए जाएं, यानी कि A + 8, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बच्चे 10 दिन पहले। 10 दिन पहले मतलब अगर 60 दिन में हो रहा था तो अब कितने दिन में होगा? 50 दिन में। तो यहां 50 से गुणा कर दो, बस ए का मान निकाल दो, हो गया सवाल, है ना भाई। तो 0 से 0 गया, क्या आएगा? 6A बराबर 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5A + 40। ठीक है, जल्दी से बच्चे आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे भाई क्या होगा। ये 5 इधर आकर माइनस होगा तो ए बचेगा, और ए बराबर कितना आ गया? ए का मान आ गया 40। तो आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कितने आदमी थे? अब कहेंगे सर 40 आदमी थे। ओके, ये सवाल बताओ जल्दी से क्या होगा। ऐसी बंदूक मिलेगी तुम्हें जैसी वो थी ना एनिमल में। जब तुम बन जाओगे कोई आईटीबीपी में और कोई बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, ऐसी बंदूक तुम्हें दे दी ना, मैं कह रहा हूँ आधा पाकिस्तान खत्म कर दोगे इधर से, और इधर से हो सकता है कि ये तिब्बत तिब्बत के जो नाम बदलने की कोशिश कर रहा है ना चाइना, तो ये साफ कर दो एरिया। और इधर से जो छुटकू सा है बांग्लादेश, उसको साफ कर दिया। मतलब ऐसे फैला दोगे हाथ अपने। तुम लोगों में जितना बारूद भरा हुआ है ना, ऐसी बंदूक तुम्हें दे दी तो क्या रशिया और क्या अमेरिका। देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? बच्चे, सवाल का आंसर होगा डायरेक्ट m+5। कितना होगा? सवाल का आंसर होगा डायरेक्ट m+5, है ना। तो यहां आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं किस केस में होता है। डायरेक्ट आपको ये तरीका याद रखना है। अगर बात करें क्रमागत सम की या क्रमागत विषम की, किसी की भी बात कर सकता है, या तो क्रमागत सम, या तो क्रमागत इवन, या क्रमागत ऑड, और उनका एवरेज दे रखा है m। तो जितनी वो एक्स्ट्रा संख्या ऐड करता है ना, जितनी वो एक्स्ट्रा संख्या ऐड करता है, एवरेज भी आपका उतने से ही बढ़ जाएगा। उसने अगर 5 संख्या ऐड करी है ना, तो एवरेज आपका हो जाएगा m+5। कितना होगा? m+5। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको इसे एग्जाम्पल लेकर भी करा देता हूं। बच्चे, 5 क्रमागत सम संख्या मान लो, कोई भी मान लो, बस 2 से मान लो, जरूरी नहीं 2 से, आप कहीं से भी मान सकते हो। 2, 4, 6, 8 और 10, मैंने ये 5 संख्या मान ली मैंने। इनका एवरेज क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। भाई, क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होता है? बीचों बीच वाली संख्या होता है कि नहीं। सवाल कह रहा है कि अगर अगली संख्या 5 संख्या भी ऐड कर ली, और इसको उसने m से डिनोट किया है। अगली 5 संख्या कौन सी है? 12, 14, 16, 18 और 20, है ना भाई। अब उसने कहा टोटल 10 संख्याओं का औसत, तो 5 और 5 10 हो गई ना। तो 10 संख्या का औसत हो जाएगा पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 11। 11 आएगा ना। और मैं जानता हूं m तो पुराना औसत है 6, तो क्या मैं 11 को m+5 नहीं लिख सकता हूं? भाई, 6 को मैंने लिख दिया m, और 6 और 5 11 होता है m+5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे m+10 कह रहे थे, समझ में आ गया क्यों m+5 है। आगे चलें, अगला सवाल नंबर 11 ये रहा आपके सामने। आज क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, शायद 4:15 4:16 पे हुई थी। आपकी जीएस की क्लास थोड़ी सी लेट खत्म हुई थी, इसी वजह से कल से क्लास बिल्कुल टाइम पर शुरू होगी ना, तो हम चीज़ें और थोड़ा सा रुक रुक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट खत्म। बच्चे, 2 बजे से और 6 बजे तक का टाइम जो है ना, ये आपकी लाइफ में
ड्रेस्टिकली चेंज लाएगा। मैं कह रहा हूँ जज्बात पलट जाएंगे एकदम। अगर ये टाइम आपने अपनी लाइफ में 2 महीने दे दिया कि 2 महीने 2 से 6 का टाइम है ना भाई, ये 24 घंटे में है ही नहीं। मेरे 24 घंटे नहीं है, मेरे 24 घंटे 20 घंटे हैं बस। ये 4 घंटे तो मैंने दे दिए प्रैक्टिस सेट को, और फिर देखना अपने एग्जाम में आप। सवाल है कि ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% बढ़ जाती है और बी की आय 90% बढ़ जाती है तो उनकी संयुक्त प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सबसे पहले तो उनकी इनकम का रेशियो देखते हैं। बच्चे उसने क्या बोला है, उसने कहा ए की जो आय है बी से 50% ज्यादा है। अगर बी की आय 100 है तो बच्चे ए की कितनी हो जाएगी, भाई ए की हो जाएगी 150। 50% ज्यादा है ना, तो रेशियो बताना जरा, 2 और 50 दिया 150। भाई रेशियो आ गया 3:2 का। क्या रेशियो आ गया भाई, रेशियो आ गया 3:2 का। अब उसने बोला ए की आय 40% बढ़ती है तो यहां 40% लिख दो, और बी की आय 90% बढ़ती है, यहां 90% लिख दो। और आपसे कहा संयुक्त वृद्धि। ये मैंने क्लास में क्वेश्चन ऐसे कराए हैं आपको। बच्चे क्या करना है, पहले इनकी गुणा कर लो आपस में। आएगा कितना, 120%, और ये आएगा कितना, 180%। और टोटल निकालो, टोटल कितना होगा। आप कहेंगे सर टोटल जो होगा ना वो होगा 003। कितना होगा बच्चे, 300%। और अगर हमें संयुक्त प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 300 बटे और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5 से। तो आपका आंसर कितना आएगा, 60%। तो संयुक्त वृद्धि क्या होगी, 60% होगी। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त वृद्धि होगी आपकी 60%। क्या किया आपने, आपने परसेंट को संख्या से गुणा किया, परसेंट को संख्या से गुणा किया और टोटल जोड़कर आया 300। संयुक्त प्रतिशत निकालना है तो टोटल से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 60। ये आपका एडवांस मिक्सर एलिगेशन का मेथड है। इसको हम एवरेज चैप्टर में भी यूज करते हैं। भाई जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। एक आपको मैथ्स का एक चीज बताऊं सीक्रेट, जो एसएससी के एग्जामिनर फॉलो करते हैं, और आप ये बात कुछ बच्चे जानते हैं। मैथ्स का एक माइंडसेट होता है एग्जामिनर का कि शुरू के 10 क्वेश्चन तो रखने हैं ऐसे कि बच्चा परेशान हो जाए और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है धड़ाम से नीचे गिरे, और या तो वो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करे, और करे तो उसके पास टाइम ना बचे। और जो बाद के 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़े आसान होते हैं। ये बात बहुत सीक्रेट वाली बता रहा हूं तुम्हें। चलिए ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, ये मॉक टेस्ट में भी फॉलो होता है रूल। यदि 5 अवलोकन A1 A2 A3 A4 A5 का औसत है n, यदि 5 नए अवलोकन कौन कौन से, A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100 और A5 -100, का मतलब पता है क्या है, उसने प्रत्येक संख्या से 100 कम किया। पहली संख्या में भी 100 घटाया, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, और पांचवी में भी 100 घटाया। तो मतलब इसका है जो औसत होगा ना उसमें भी 100 कम होगा। उसमें भी क्या होगा बच्चे, उसमें भी 100 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर बढ़ाएगा तो औसत भी उतने से बढ़ेगा। प्रत्येक संख्या के साथ जो भी वो करेगा औसत में वही हो जाएगा। ठीक है, ये करो सवाल। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसका करने का, बहुत गजब का तरीका आपको। मगर हूं ऐसे सवालों में आपकी टेंशन ही खत्म है परसेंटेज की। अक्सर इस तरह के सवाल हमको बटे 100 करके करने होते हैं, कोई जरूरत नहीं। देखना तुम, 40% ऑफ एक्स माइनस 12% ऑफ 2x बराबर 15% ऑफ 80% ऑफ x प्लस 51.4। और आपसे कहेगा बताओ x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहां मुझे बताओ 40% ऑफ x, इसको ऐसे लिख दो 40% ऑफ x माइनस 12% ऑफ 2x है ना,
इसकी 12 की गुणा इसमें करना। क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 24% ऑफ एक्स? भाई ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो होता है ऑफ का मतलब। तो 12% ऑफ 2x कहो या 12 दूनी 24% ऑफ x कहो, एक ही बात है। तो मैंने इसको 24% ऑफ x कह दिया बराबर। अब उसने कहा 15% ऑफ 80% ऑफ x। तो जरा मुझे 80 का 15% बताना। 80 का 15%, तो ये जाएगा आपका 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 5 तिया 15 और 4 तिया 12%। मैंने केवल इतने की बात करी है। 2% एक साथ थे ना, 1% को मैंने कम कर दिया कि 15% ऑफ 80% निकाला तो ये बना 12, और 12% ऑफ एक्स यहां लिख दो। 12% ऑफ एक्स प्लस 51.4, और सवाल आपका हो गया। हो गया भाई सवाल आपका। बस सॉल्व करना है भाई। 40% में से 24% गए तो 16% ऑफ एक्स, और ये 12% इधर आकर माइनस हो जाएगा बराबर 51.4। तो ये आएगा 4% ऑफ एक्स बराबर 51.4। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 51.4/4। तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 100% ऑफ एक्स की वैल्यू होगी इंटू 100 कर दो। ये हो गया सवाल। हो गया सवाल, है ना भाई। यहां से आपने क्या किया? 40 में से 24 घटाया 16%। इस 12% को इधर ले आए 4% बराबर 51.4। तो 100% कितना होगा? 25 से सीधा सीधा गुणा कर दो या तो, है ना भाई। तो ये 4 से जाएगा 25 बार, 25 चौके 100 हासिल के 10, 25 एकम 25 और 10 35 हासिल के 3, 25 पंजे 125 और 3 128। पॉइंट लगा देंगे एक संख्या पहले, आंसर आ जाएगा 1285। कितना आएगा? 1285, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब यहां आप करते रहो बटे 100/100, कोई मतलब नहीं बनता है उसका, है ना। थोड़ा स्मार्ट सोचेंगे, स्मार्ट तरीके से कर जाएंगे सवाल को। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताओ क्या होगा सवाल का आंसर। ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40% है, ए और बी के बीच का जो अंतर है वो सी का कितना परसेंट होगा? बताओ। रीजनिंग की क्लास बच्चे 10 मिनट आज आपकी लेट होगी, क्योंकि मैथ्स की 10 मिनट लेट चली थी, 15 मिनट। तो रीजनिंग की 10 मिनट आपकी लेट होगी शुरू, है ना। ए बी से 40% कम है, तो ए और बी का रेशियो देखना जरा। अगर मैं बी को 100 मानूं तो बच्चे ए 40% कम है, तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 60। ए कितना हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा 60। मान लो ए 60 है, बी 100 है। सी जो है वो ए और बी के योग का 40% है। अगर मैं यहां से सी आपसे पूछूंगा तो ए और बी का योग कितना है? 160, और उसका 40% निकाल दो भाई। इसका 40% कितना आएगा? 64। तो सी मिल गया आपको 64। अब सवाल ने कहा ए और बी के बीच का अंतर। बच्चे ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 40, और वो सी का कितना परसेंट है? सी कितना है? 64, और इंटू 100। भाई जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी कि नहीं? तो 64 आ गया नीचे, इंटू 100। 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64। 5 की 100 में गुणा करेंगे तो 500/8% आपका आंसर है। 8 छिंग 48, 2 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 62.5% है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। हो गया, आगे चले। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जल्दी से आंसर बताओ। यदि 10 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में निपटा सकते हैं, तो 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसे कितने दिन में सफाचट कर देंगे, साफ कर देंगे, है ना। तो बच्चे वही तरीका जो अभी बताया, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, है ना भाई। M1 कितना है? 10 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम किया और कितने दिन में खत्म किया है? 12 दिन में, बराबर M2 कितना है? 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, H2 कितना है? 6, और कितने दिनों में, यानी कि D2 आपसे पूछा है।
ठीक है भाई, देखो 7 से गया 7 दूनी 14 और 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 2 से 2 कटेगा तो D2 कितना आएगा बच्चे, D2 आएगा 10 और आपका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। 10 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 16th क्वेश्चन पे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वर्कशीट नंबर 16/10/2023, उस दिन की ये वर्कशीट है जिसका ये सवाल है। हितेश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तोलते समय 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का यूज किया, 920 का, तो उसका कुल वास्तविक लाभ बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर बताओ। मैंने हर चैप्टर से एक सवाल उठाया है और रोज हम ऐसे ही करेंगे। मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर से जो मुझे लगेगा ना यार ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो क्वेश्चन उठाऊंगा। और हर प्रैक्टिस सेट में ऐसा देखो तो एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन उठेंगे, ऐसे कम से कम 40 नहीं, आप देखो हम 40 प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो 12 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं आपके, लगभग 12 13 14 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने, अब आप लगा लो। और रिपीट भी कर दूंगा मैं, किसी से नहीं उठाऊंगा, किसी से ज्यादा उठा लूंगा, तो वो अप्रोक्सीमेट लगा लो आप कितना बनेगा, ठीक है। तो हितेश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तोलते समय 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का यूज किया, उसका कुल वास्तविक लाभ क्या होगा, ठीक है। तो अगर 15% के लाभ पर बेची है तो बच्चे 15% की वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन में, आप कहेंगे 15/100, यानी कि 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। तो अगर 15% के लाभ पर बेची है तो 20 में 3 का प्रॉफिट है 23, ऐसा किया उसने। फिर वो कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का यूज किया। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की जब भी बात होगी तो जो उसे देना चाहिए ईमानदारी से, बच्चे जो ईमानदारी से उसे देना चाहिए ना दुकानदार को, 1000 ग्राम है। ईमानदारी होती तो वो 1000 ग्राम देता, और 1000 लिखो राइट हैंड साइड पर और जो उसने दिया है वो लिखो इधर 920, और इनकी गुणा कर दो आपस में। लेकिन गुणा करने से पहले एक चीज ध्यान दो, 1 0 से 1 0 यहां कट जाएगी, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, और 23 से कटेगा 23 चौके 92, ठीक है। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 10 एकम 10। अब आप देख लो कितना प्रॉफिट उसे हुआ है बच्चे, कितना प्रॉफिट हुआ है 2 का, और कितने पर 8 पर, और इंटू 100। भाई 2 चौके 8 और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि आपका जो आंसर है प्यारे बच्चे वो आएगा 25%। अब आप इनकी गुणा यहां करते तब भी आंसर आपका 25% ही आता। इधर की जो संख्या इधर से कट रही होती हैं हम जनरली काट देते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये सवाल है आपकी वर्कशीट का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वर्कशीट 16/11/2023, मिक्स लेवल है, हर बच्चा यहां से सेटिस्फाई होगा इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। सवाल है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या 3 5 8 के अनुपात में है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15 30 और 35 अधिक छात्र हम दाखिल कर लें तो नया अनुपात 4 7 9 हो जाएगा। तो नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। क्या आपको यहां क्रॉस मेथड वाली फील नहीं आ रही। इस सवालों में क्या हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, सर लगा तो सकते हैं, लेकिन वो 2 रेशियो का था, यहां तो 3 रेशियो है। देखना आप लगाओगे क्रॉस मेथड, 3 सेक्शन में क्या रेशियो है बच्चे, 3 5 और 8। नया रेशियो क्या बन गया, 4 7 और 9, है ना। और क्या करने पर, इसमें 15 ऐड किया है, इसमें 30 और इसमें 15। आपको क्रॉस मेथड लगाना मैंने सिखाया था, लेकिन 2 रेशियो में सिखाया था, तीसरा रेशियो एक्स्ट्रा आ गया, आप इन दोनों में क्रॉस मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। तीसरे को छोड़ दो, इन 2 में लगा दो, इसको छोड़ दो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 7 तिया 21 और 5 चौके 20, डिफरेंस कितना है 1। यहां करेंगे तो 120 और 15 सत्ते 105, भाई डिफरेंस कितना है 15। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मान 15 आ गया, तो बच्चे 3 यूनिट का मान कितना, 15 3 45, 5 यूनिट का मान 75 और 8 यूनिट का मान कितना 120। हो गया ना सवाल।
भाई आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो फिर आपसे पूछा है कुल संख्या, तो 3 5 8 और 8 16, या तो आप डायरेक्ट 16 यूनिट का मान निकाल दो, 16 गुणा 15, 15 छिक्के 90, 15 एकम 15 9 24, आंसर 240 आ जाएगा। या फिर आप अलग अलग निकाल कर जोड़ लो। और सुनो, जरूरी नहीं कि इन दोनों में ही क्रॉस मेथड लगेगा, इसको छिपा लो, इन दोनों में लगा लो, सेम आंसर आएगा, 1 यूनिट का मान 15 ही आएगा। इन दोनों में लगा लो, पहले और तीसरे में, 1 यूनिट का मान 15 ही आएगा, और 16 का मान निकाल दो 240। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया है आपको इस सवाल में। चलिए ये सवाल करते हैं जल्दी से, इसके बाद एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रेगुलर मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा। सवाल है 3 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर्स हैं, एवरेज है 10, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने % ज्यादा है। बच्चे 3 क्रमागत सम संख्या है ना, एवरेज तो बिल्कुल बीचों बीच आता है, अगली संख्या 12 और पहली संख्या 8, तीनों संख्याएं मिल गई। आपसे कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है ना वो पहली से कितने % ज्यादा है। बच्चे पहली से कितना ज्यादा है सर, ये तो 4 ज्यादा है, और पहली संख्या तो 8 है, और गुणा 100, 4 दूनी 8 और 2 से जाएगा तो 50%। कितना आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, एक सवाल आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दो आप। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% का नुकसान। मैं गारंटी देता हूं 50% लोग इसका आंसर गलत करेंगे, गौर से देख लो और आंसर सही बता दो आप मुझे। 100% 50% लोग गलत आंसर देंगे। देखो 2% एक साथ जुड़ गए, 100% तो मैं श्योर हूं कि आप में से 50% लोग गलत आंसर देंगे। कैसे, देखते हैं। उसे 800 रुपए में बेचा है और उसे विक्रय मूल्य का 20% नुकसान हुआ है। अक्सर नुकसान और फायदा कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन यहां विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है, इसीलिए आप गलत कर रहे होगे। 20% का फ्रैक्शन बताना जरा भाई, आएगा 1/5। आप मुझे एक बात बताओ, कोई चीज आप 5 रुपए में बेचते हो, यहां विक्रय मूल्य पर 20% का नुकसान है, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। आप 5 रुपए में कोई चीज बेचते हो और 1 रुपए का नुकसान हो गया आपको, तो कितने में खरीद कर लाए होगे। अगर 1 रुपए का नुकसान हो गया और 5 रुपए में बेचा है, तो क्या भाई आप उसे 6 रुपए में खरीद कर नहीं लाए होगे, 4 में खरीद के लाए हो, पटक दूंगा उठा के, 4 में खरीद कर लाए हो और 5 में बेचोगे, तो क्या नुकसान होगा कभी आपको? गलत। 6 में खरीद कर लाए हो, 5 और 1 6, और 5 में आपने बेचा है, तब जाकर आपको नुकसान हुआ है ना। तो भाई आपको 800 रुपए दिया हुआ है, ये 1 यूनिट का मान कितना होगा 160, भाई 800/5, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, आप कहेंगे 960। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 960। उसने कहा कि 25% का लाभ कमाने के लिए किस पर बेचेगा, लागत पर 25%। तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 960, और अगर 25% का लाभ कमाएगा तो 125% में बेचेगा, है ना। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 24 बार, और 24 पंजे 120, 240 है ना। तो यानी कि 1200 रुपए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं लास्ट के क्वेश्चन पे। बच्चे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं आज चेक करूंगा, आज पहली क्लास है, मैं चेक करूंगा कितने बच्चे मैथ्स को लेकर सीरियस हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, जो लोगों का आंसर सही आ जाए कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो भी आपके होमवर्क का सॉल्यूशन होगा, वो मैं आपको ना एप्लीकेशन में ये आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी ना, फ्री पीडीएफ फोल्डर में ये आपको बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हुआ मिलेगा। ठीक है, ये मैं अभी सॉल्व करके, अभी इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके अपलोड करा दूंगा आपके एप्लीकेशन में। आपने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग कर सकते हैं
वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है, कल से आपकी क्लास टाइम से शुरू होगी और टाइम से खत्म होगी। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।